हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग जो न्यूक्लियोटाइड का दूसरा पार्ट पढ़ना था, आज उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड पे वीडियो लाके रोके हुए थे, तो उसके आगे आज पढ़ेंगे। हेड डालना है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या डालना है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। वैसे हम लोग पढ़ रहे हैं डीएनए के बारे में। तो ऑलरेडी हम लोग न्यूक्लियोटाइड जान चुके हैं क्या है। तो पॉली का मतलब होता है अनेक। थोड़ा सा वीडियो में पीछे कुछ बता देते हैं। पॉली का मतलब होता है अनेक, और न्यूक्लियोटाइड तो है ही, यानी कि अनेक न्यूक्लियोटाइड मिल करके क्या बनाता है? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाता है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है ये आप भाग 1 में देखेंगे। तो न्यूक्लिक अम्ल वाले भाग में 1 देखेंगे, तो वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड क्या होता है उसके बारे में पूरा डिटेल बताया गया है। अभी आप यहाँ पे जानिए कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है। तो पॉली का मतलब होता है अनेक, और न्यूक्लियोटाइड यानी कि अनेक न्यूक्लियोटाइड मिल करके क्या बनाते हैं? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। आई बात समझ में? तो अनेक न्यूक्लियोटाइड कैसे एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं, इसको हम आज देखेंगे। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हम एक साथ आज जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ते हैं एक एक करके हम देखते हैं। आप सभी लोगों को पता है कि न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है: पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार और फास्फेट समूह। तो हम लोग ऑलरेडी ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो बनाने जा रहे हैं, ये किसका है? ये डीएनए का है। किसका है? डीएनए का। तो डीएनए का पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, इसलिए डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। अगर यूरेसिल होता तो ये होता आरएनए में, ठीक है। तो हम लोग डीएनए का पॉलीन्यूक्लियोटाइड पढ़ रहे हैं, इस वजह से इसमें एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन होगा। तो 4 नाइट्रोजन क्षारों के नाम लिख लेते हैं सबसे पहले। यहाँ नाइट्रोजनी क्षार, और जो दूसरा होता है पेंटोज शर्करा, और तीसरा होता है फास्फेट समूह। तो नाइट्रोजनी क्षारक यहाँ 4 प्रकार के लिख दे रहे हैं डायरेक्ट: एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ठीक है। तो आइए हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, यानी कि अनेक न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। तो यहाँ पे होगा OH, यहाँ पे होगा हाइड्रोजन हो गया OH, और यहाँ होगा हाइड्रोजन CH2OH, ठीक है, CH2OH। अब देखिए, अब यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड पेंटोज शर्करा के प्रथम कार्बन के OH समूह को हटा करके हम क्या जोड़ते हैं? कोई नाइट्रोजन क्षारक एडेनिन मान लेते हैं, जोड़ देते हैं। उसके बाद नंबरिंग इसको कर देते हैं 1 2 3 4 और 5। फिर 5वें कार्बन के OH समूह को हटाकर यहाँ पे क्या जोड़ते हैं? हम PO4 जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? PO4 जोड़ देते हैं। आई बात सुनने? तो आइए देखते हैं। PO4 को जोड़ने के लिए किस प्रकार से हम जोड़ेंगे? कुछ इस प्रकार से संरचना इसकी बनेगी। डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH हो जाएगा और यहाँ पे भी OH हो जाएगा। आई बात समझे? ये बन गया एक न्यूक्लियोटाइड, जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि एक न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। अब हम दूसरा न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। थोड़ा छोटा छोटा बनाते हैं, क्योंकि बड़ा हो जाएगा तो बहुत सारा एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ OH समूह की जगह पे कोई एक नाइट्रोजन क्षार मान लेते हैं, थाइमिन लगा दिए। आप कोई सा भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो हम लगा रहे हैं वही हो, ठीक है। एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन में से कोई सा लगा सकते हैं। और यहाँ पे होगा हाइड्रोजन, और यहाँ पे होगा हाइड्रोजन, यहाँ पे होगा हाइड्रोजन, और यहाँ पे होगा हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पे OH कब होता है? जब हम राइबोन्यूक्लिक एसिड बनाते हैं तब, यानी कि आरएनए का अगर हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं तब यहाँ पे क्या होता है? OH होता है, ठीक है।
CH2OH। आप सभी लोगों को पता है कि इसके PO4 5वें नंबर पे कार्बन पे लगाया जाता है। तो 5वें नंबर के कार्बन पे किस प्रकार से लगेगा, इसको लगाते हैं। O, छोटा जगह पड़ गया, CH2OPO, यहाँ OH लिख देते हैं डायरेक्ट। उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इसको नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4 और 5, ठीक है। विशेष एकदम ध्यान देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, कंडेंसेशन रिएक्शन, यानी कि यह न्यूक्लियोटाइड जो है, इस दूसरे वाले न्यूक्लियोटाइड के PO4 का एक अणु इसके पहले वाले न्यूक्लियोटाइड के टर्सरी कार्बन के OH समूह से जुड़ेगा, यानी कि इसका OH समूह क्या होगा, हट जाएगा। यहाँ पे एक रिएक्शन होगा, कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं, जहाँ से कंडेंसेशन रिएक्शन होने के बाद रिमूव होगा क्या, जल, रिमूव होगा H2O, जल। देखो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, तो इस PO4 का एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन और इस तीसरे कार्बन के एक हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन क्या हो गया, निकल गया। यानी कि यह दो न्यूक्लियोटाइड को जब आपस में जोड़ते हैं तो सेकंड वाले न्यूक्लियोटाइड के PO4 से एक अणु और इस क्या कहते हैं, पहले वाले न्यूक्लियोटाइड के तीसरे कार्बन के OH समूह के बीच एक रिएक्शन होता है, उसको कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन। और इस कंडेंसेशन रिएक्शन में जल क्या होता है, रिमूव होता है, यानी कि 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन रिमूव होता है। तो देखिए 2 हाइड्रोजन, एक यहाँ से और एक यहाँ से, 2 हाइड्रोजन और एक PO4 का एक ऑक्सीजन रिमूव हो गया। तो यह अभी एक और जोड़ देते हैं, फिर एक हम अपना जुड़ा हुआ संरचना बनाएंगे। एक जुड़ी हुई संरचना फिर बनाएंगे। यहाँ पे मान लेते हैं OH लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पे भी क्या होगा, कंडेंसेशन रिएक्शन, यानी कि नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 और ये 5। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन क्या होगा, निकलेगा कंडेंसेशन रिएक्शन के द्वारा। कौन सा रिएक्शन होगा, कंडेंसेशन रिएक्शन, ऊपर वाला जो लिखा हुआ है। यहाँ से भी क्या होगा, H2O रिमूव होगा, यानी कि जल बाहर हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा नाइट्रोजन क्षार लगा दें, मान लेते हैं यहाँ पे लगा दिए ग्वानिन लगा दिए। तो बाकी और सबको दर्शा देते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और सॉरी यहाँ पे OH रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी कौन सा रिएक्शन हुआ, कंडेंसेशन रिएक्शन हुआ। अब हम ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ते हुए चलेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए पहले एक न्यूक्लियोटाइड था और यह एक न्यूक्लियोटाइड है, यह एक न्यूक्लियोटाइड है, लेकिन एक न्यूक्लियोटाइड से तो DNA पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता नहीं है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है अनेक न्यूक्लियोटाइड। तो अनेक न्यूक्लियोटाइड लिखने से मतलब नहीं ना, अनेक न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ा जाता है। तो अनेक न्यूक्लियोटाइड को आपस में कैसे जोड़ेंगे, जो मान लेते 2 न्यूक्लियोटाइड को मैंने लिया, तो दूसरे वाले न्यूक्लियोटाइड के PO4 जो फास्फेट समूह है उसका एक अणु और पहले वाले न्यूक्लियोटाइड के तीसरे कार्बन के OH समूह के बीच एक रिएक्शन होता है, उसको कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। उस कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या कहते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड का एक हाइड्रोजन तथा इस फास्फेट समूह का एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन दोनों मिलकर रिमूव होता है क्या, H2O, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, यानी कि जल रिमूव होता है, और इसको कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, H2O रिमूव हो जाता है, दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ भी दो ऐसे ही सेम कंडीशन हुआ है। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो 3 न्यूक्लियोटाइड को मैंने जोड़ा हुआ है। ऐसे ही 200 400 जितने भी न्यूक्लियोटाइड आप जोड़ना चाहें आप जोड़ सकते हैं। जरूरी नहीं कि 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार पाए जा रहे हैं तो 4 ही प्रकार के 4 ही न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ें, ऐसा कुछ नहीं है। आप एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, फिर साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन कुछ भी करके आप जोड़ सकते हैं।
तो ये जो पूरा जुड़ा हुआ है ये क्या है, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। लेकिन अभी ये रिएक्शन जो है करके यहाँ से हम रिमूव किए हैं, अब एक निकला हुआ मतलब कि जुड़ करके कैसे तैयार होता है हम उसका फोटो इधर देखेंगे यानी कि किस प्रकार से यह बनता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। CH2 O P O डैश डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। यहाँ पे होगा हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और ये तो है ही। यहाँ पे क्या था, पहले नंबर पे कौन सा नाइट्रोजन छाया था, पहले नंबर पे था एडेनिन, तो यहाँ क्या होगा एडेनिन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको नंबरिंग भी कर देते हैं इसी वक्त, 1 2 3 4 और ये 5। नंबरिंग करना इसलिए जरूरी है क्योंकि 5 कार्बन दिखे, क्योंकि ये पंच कार्बन क्या है, शर्करा है, ठीक है। फिर दूसरा बनाते हैं, यहाँ पे OH रहेगा, OH H H H H H HCH2। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे ऑक्सीजन निकल गया है और दो हाइड्रोजन निकल गया, तब क्या क्या बचेगा जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बचेगा O और इसका मतलब P डबल बॉन्ड O OH, और यहाँ पे क्या बचेगा O बचेगा, ठीक है। देखिए आए बात समझ में, क्योंकि यहाँ से सिर्फ एक ही O तो बचा हुआ, ऑक्सीजन बचा हुआ, बाकी एक दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन क्या हो गए हैं, निकल गए हैं। इसलिए अब देखिए दो न्यूक्लियोटाइड आपस में क्या हो गए, अच्छी तरह से जुड़ गए हैं। ऐसे तीसरा भी जोड़ देंगे, यहाँ पे OH, तो यहाँ पे OH को हटा करके हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे थाइमीन, तो थाइमीन लिख दिए और नंबरिंग कर दिए 1 2 3 4 और ये हो गया 5, ठीक है। OH H H H H OH, और यहाँ होगा हाइड्रोजन, यहाँ होगा CH2O PO, यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे OH। अब देखिए ये पूर्ण रूप से क्या हो गया है, तीनों न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ गए हैं, ठीक है। तीनों न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ गए हैं, नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 और ये हो गया 5। आए बात समझ में। अब देखिए दो न्यूक्लियोटाइड को ये जोड़ रहा है, इसलिए क्या कहेंगे इसको, फास्फोडाइएस्टर लिंकेज कहेंगे। क्या कहेंगे, फास्फोडाइएस्टर लिंकेज, इसको क्या कहेंगे, PHO फास्फोडाई, ठीक है, फास्फोडाइएस्टर लिंकेज कहेंगे। तो यानी कि दो न्यूक्लियोटाइड को या फास्फेट समूह के द्वारा जुड़ रहा है। अब चूंकि यहाँ से कंडेंसेशन रिएक्शन होकर के H2O निकल जा रहा है, तब इसको हम क्या कहेंगे, फास्फोडाइएस्टर लिंकेज, यानी कि दो यह क्या कहते हैं न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का कार्य कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे कितने न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड, तो हम इसको ट्राई न्यूक्लियोटाइड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, ट्राई न्यूक्लियोटाइड भी कह सकते हैं, ट्राई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ट्राई न्यूक्लियोटाइड भी कह सकते हैं। दो न्यूक्लियोटाइड होता तो डाई न्यूक्लियोटाइड कह देते, ठीक है। अब चूंकि ऐसे ऐसे कई न्यूक्लियोटाइड, अनेक न्यूक्लियोटाइड को हम आपस में जो जोड़ देते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। अब कहोगे अभी तो आप ट्राई न्यूक्लियोटाइड कहे हैं, ट्राई न्यूक्लियोटाइड इसलिए कहे हैं क्योंकि हमें आंखों से दिख रहा है कि केवल यहाँ 3 न्यूक्लियोटाइड जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर ऐसे ही बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जोड़ेंगे तब आप इसको एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहेंगे। ये क्या हो जाएगा, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहेंगे, ठीक है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड।
आई बात समझ में। तो ऐसे अनेक न्यूक्लियोटाइड जुड़ करके एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। दो न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जोड़ते हैं तो वहाँ पे कौन सा रिएक्शन होता है, कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। और उस कंडेंसेशन रिएक्शन के दौरान क्या रिमूव होती है, वहाँ पे जल रिमूव होती है। आई बात समझ में। तो इसके कुछ बिंदु हैं, लिख लीजिए, लिखिए। आप इसको चित्र बनाने के लिए क्या करिएगा, वीडियो को रोक करके चित्र बना लीजिएगा इसको, ठीक है। तो आइए कुछ लिखिए। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से फास्फेट द्वारा जुड़ा होता है, फास्फेट द्वारा जुड़ा होता है। दूसरे लाइन से लिखिएगा, फास्फेट का एक अणु न्यूक्लियोटाइड के, फास्फेट का एक अणु न्यूक्लियोटाइड के पेंटोज शर्करा के तीसरे कार्बन से जुड़ा होता है, पेंटोज शर्करा के तीसरे कार्बन से जुड़ा होता है। आई बात समझ में। अब हेडिंग डालिए, न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार। न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार। अगर किसी को लाइव क्लास जीव विज्ञान की लेनी हो, अभी हम लास्ट में मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देंगे, हमारे मोबाइल पे नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं या कमेंट में आप बता सकते हैं कि हमें लाइव क्लास लेनी है। जो भी आपकी वीडियो टुकड़े टुकड़े में पल रहे, मतलब डाली जा रही है, वो आपको लाइव क्लास में पूरा एकदम डिटेल पढ़ाया जाता है। डिटेल तो जो जिस चीज़ के बारे में बता रहे हैं डिटेल ही बता रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब पूरा एकदम लेक्चर शुरू से अंत तक आप ऑनलाइन लाइव क्लास में पढ़ सकते हैं। उसके लिए आप चाहे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए जिसको पढ़ना हो, या तो फिर आप कमेंट, अभी हमने नंबर दे दूंगा उस पर संपर्क कर लीजिएगा। हेड डालिए, न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार। न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार। न्यूक्लिक अम्ल जो होता है यह दो प्रकार का होता है। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का होता है। कौन कौन? एक होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल और एक होता है राइबोन्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। एक होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, और दूसरा होता है राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, यानी कि एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डीएनए के बारे में, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल के बारे में। तो जो भी हम लोग पढ़े हैं डीएनए के बारे में, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, अब डीएनए जो होता है वह दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले डीएनए के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जानेंगे। डीएनए, ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल की अगर हम बात करें, सबसे पहले खोज मिस्चर ने किया था। इसके नाम MEIS लिख लेते हैं, MEISCHER, मिस्चर ने किया था। और इसकी जो है डीएनए जो नाम है जैक्रिस ने दिया था, ZACHRIS, जैक्रिस ने दिया था, ठीक है। जैक्रिस ने डीएनए नाम दिया था और खोज किसने की थी? मिस्चर ने की थी। आई बात समझ में। एक साइंटिस्ट थे विल्किंस तथा फ्रैंकलिन। कौन साइंटिस्ट थे? विल्किंस तथा फ्रैंकलिन ने। ठीक है, विल्किंस तथा फ्रैंकलिन ने इस डीएनए को एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की सहायता से अध्ययन किया। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की सहायता से अध्ययन किया। विल्किंस तथा फ्रैंकलिन ने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की सहायता से अध्ययन किया। अब इस अध्ययन के आधार पर हमारे एक वैज्ञानिक थे, आपने नाम सुना होगा, वाटसन तथा क्रिक। वाटसन तथा क्रिक। ये विल्किंस तथा फ्रैंकलिन ने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की सहायता से इस डीएनए का अध्ययन किया
और इसी ही अध्ययन की सहायता से वाटसन तथा क्रिक ने क्या किया, 1953 में डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत कर दिया। देखिए, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की सहायता से अध्ययन कौन किया, विल्किंस तथा फ्रैंकलिन ने, और इसी अध्ययन की सहायता से वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल 1953 में प्रस्तुत कर दिया। कब कर दिया, 1953 में। क्या प्रस्तुत किया कि डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बनी होती है, और इस बात के लिए उनको 1962 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। ठीक है, नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। ठीक है, 1962 में उन्हें क्या दिया गया, नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। इस मॉडल के अनुसार डीएनए जो होता है वह पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है, और इसमें जो है क्या कहते हैं, ये फास्फोडाइएस्टर बंध की जो दिशा होती है दोनों श्रृंखलाओं में विपरीत दिशा होती है। जो फास्फोडाइएस्टर बंध की दिशा होती है, अभी जो आपको बताया गया है थोड़ी देर पहले, वो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड में क्या होती है, विपरीत दिशा में होती है। जैसे मान लेते हैं ये डीएनए है, ठीक है। अब एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये है और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये है। अब ये मान लेते हैं 3' से स्टार्ट हो रहा है, तो ये जाके कहाँ खत्म होगा, 5' पे खत्म होगा, और ये 5' से स्टार्ट होगा तो क्या होगा, 3' पे खत्म होगा। यानी कि दोनों फास्फोडाइएस्टर बंध क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक है, अब ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यह दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो श्रृंखलाएं होते हैं वह आपस में हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं। ये जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड हैं, चूंकि पॉलीन्यूक्लियोटाइड में पेंटोस शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार और फास्फेट समूह तीनों आएगा। तो अब ये सब तीनों मिलकर के क्या बनाए हैं, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाए हैं और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये बनाए हैं। तो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड आप अभी देखो, मैंने एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड को जोड़ा है, अब इस तरह से दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ेंगे तब ना डीएनए तैयार होगा। तो वह दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो जुड़ता है वह किसके द्वारा जुड़ता है, हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ता है। इसको हम लोग अभी डिटेल फिर से एक बार डीएनए पूर्ण रूप से बनाएंगे। ठीक है, तो उसमें आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन बंध कहाँ है। तो इसमें सबसे पहले आप कुछ लिख लीजिए, उसके बाद जो है क्या कहते हैं फिर हम लोग चित्र की सहायता से देखेंगे। तो लिखिए, हेडिंग डालिए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल डीएनए, फिर उसमें लिखिए डीएनए की खोज सर्वप्रथम मिस्र ने किया था, यहाँ पे अंग्रेजी लिख दिया गया है, तथा जैक्रिस ने सर्वप्रथम नाम डीएनए दिया। डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। कौन कौन से, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। ठीक है, डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। दूसरी लाइन से लिखिए, दूसरे कलर पेन से, विल्किंस तथा फ्रैंकलिन ने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की सहायता से डीएनए का अध्ययन किया तथा इस अध्ययन के आधार पर वाटसन तथा क्रिक ने 1953 में डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया। 1953 में डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया। इसके लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। इस मॉडल के अनुसार डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। इस मॉडल के अनुसार डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के पूरक तथा प्रति समांतर होती हैं। दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के पूरक तथा प्रति समांतर होती हैं। अब कलर चेंज कर दीजिए पेन का, फिर लिखिए, फास्फोडाइएस्टर बंध की दिशा दोनों श्रृंखलाओं में विपरीत होती है। फास्फोडाइएस्टर बंध की दिशा दोनों श्रृंखलाओं में क्या होती है, विपरीत होती है। जैसे एक की दिशा 3' से क्या होती है, 5' होती है, तथा दूसरी 5' से क्या होती है, 3' होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे एक की दिशा 3' to 5' तथा दूसरी की दिशा 5' to 3' होती है।
दोनों डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। ये हाइड्रोजन बंध दोनों श्रृंखलाओं में उपस्थित पूरक नाइट्रोजनी क्षारकों के मध्य बनते हैं। इसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। पूरक नाइट्रोजनी क्षारकों के मध्य बनते हैं। देखिए, एडेनिन और थाइमीन के बीच जो होता है डबल बॉन्ड होता है, थाइमीन और एडेनिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और साइटोसिन ग्वानिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। आई बात समझ में? तो अगले लाइन से लिखिए, एडेनिन व थाइमीन के मध्य डबल बॉन्ड तथा ग्वानिन व साइटोसिन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अब एक गोल्डन की पॉइंट लिख लीजिए, जीकेपी मतलब गोरखपुर मत लिखिएगा, जीकेपी माने गोल्डन की पॉइंट लिखें। समान प्रकार से पाया जाने वाला डीएनए, इसको ऐसे लिखिए बी डीएनए। समान प्रकार से पाया जाने वाला डीएनए बी डीएनए कहलाता है, जो कि दक्षिणावर्ती कुंडलित होता है। ऐसे दक्षिणावर्ती कुंडलित मतलब ऐसे जाके ऐसे मुड़ जा रहा है। ठीक है, इसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आज का कार्यभार समाप्त किया जाता है, बाकी लेके चलेंगे नेक्स्ट टर्न पर। अगर किसी को ऑनलाइन लाइव क्लास करनी हो तो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर अपना लिख दे रहा हूँ, आप इसे संपर्क जरूर करें, मैसेज करें 95 21 87 18 12, 95 21 87 18 12। ठीक है, आप इस पर हमें संपर्क करें, मैसेज करें, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सूचना दी जाएगी। थैंक यू।